तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे द न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम व्हाट इज दैट? दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। थोड़ा और वॉल्यूम। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल बेटा? ओके। तो मेरे बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ऑफलाइन में बैठे और जो ऑनलाइन में कनेक्टेड है, मुझे बताओ कंज्यूमर बिहेवियर से आप क्या समझते हो? द कंज्यूमर पहले बताओ। द कंज्यूमर इज द वन। ओके। क्या कस्टमर एंड कंज्यूमर सेम है? क्या डिफरेंस है? गुड। जो कंज्यूम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। जो पैसे निकाल के पे कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द कस्टमर। तो कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब क्या? तो कंज्यूमर का बिहेवियर मतलब वो क्या खरीदेगा, कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा। जैसे दीपावली के समय कंज्यूमर क्या खरीदेगा? फटाके खरीदेगा, स्वीट्स खरीदेगा। तो हर बिजनेस देखता है ना कंज्यूमर का बिहेवियर इस वक्त कैसा है। कंज्यूमर का बिहेवियर इस वक्त ऐसा है कि मुझे मिठाइयाँ और फटाके बेचने चाहिए। एंड बेटा, अगर हम बोले कि होली के समय, तो लोगों को क्या चाहिए? कलर्स चाहिए। और उस समय जब सीए के स्टूडेंट्स को एग्जाम की टेंशन है, उस समय क्या चाहिए? उनको चाहिए यूट्यूब के लाइव रिविजन्स, और उनको चाहिए टेस्ट चाहिए, और उनको गाइडेंस चाहिए। उनको ऐसा मालूम होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, और ये जो थोड़ा सा समय है उसमें किस प्रकार से सबसे अच्छे से अपने कोर्स को कवर अप कर सकते। तो ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप बिजनेसेस को ऑडिट जो करोगे, ठीक है, और मे बी दैट आप खुद ही बिजनेसमैन बन जाओ। तो कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो सबसे पहले उसको ये ना देखना पड़ेगा कि व्हाट डज द कंज्यूमर वांट। तो ये चैप्टर डील करता है विद कंज्यूमर बिहेवियर। जब कंज्यूमर का बिहेवियर समझ जाते हैं तब उसके बाद में निकालते हैं कि कितनी डिमांड है। फिर हमें सप्लाई करना पड़ता है, और सप्लाई करने के वास्ते वी नीड टू प्रोड्यूस, वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड ऑल। तो बच्चे ये वाला जो चैप्टर है व्हाट इज दिस डीलिंग विद? तो दिस इज डीलिंग विद कंज्यूमर का बिहेवियर। हिंदी में हम बोलते हैं उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। तो कंज्यूमर की बहुत सारी वांट्स आती। क्या होता है बेटा? कंज्यूमर की बहुत सारी वांट्स आती है। कुछ उसमें से नेसेसिटीज होती है, कुछ उसमें से नेसेसिटी नहीं होती है। तो सबसे पहली वाली लाइन देखो, वांट्स। अपने आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर्स है, हमेशा मॉक टेस्ट पेपर्स निकालता है। जैसे सितंबर का अटेम्प्ट हुआ था, उसमें 3 सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट उसने निकाला था। जून का पेपर हुआ था तो 2 निकाला था। अभी जनवरी के लिए देखो कितने पेपर्स निकालता है। तो बेटा, उसमें ये क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में। इट हैज़ नॉट कम इन द एग्जाम, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर में इट वॉज वेरी मच देयर। उसमें था ऑल डिजायर्स, टेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड डैश। तो क्या बोलेंगे? वॉन्ट। हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें, हमारी आवश्यकताएं, वो सब क्या है? बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स एक बार रीड कर ले। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सिंपल है, यू कैन डू इट। मैं एक दो आपको समझा देती हूँ। जैसे बोला वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, ये तो हमसे बेहतर और कौन जाने कि हमारी मांगे कभी नहीं खत्म। दूसरा क्या बोला? ईच वॉन्ट इज सैटिएबल। अब आपको पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, आप चले गए 56 में, पानी पूरी के स्टॉल के सामने जाके खड़े हो गए, खाते गए खाते गए खाते गए। एक वक्त आएगा ना जब जीभ बोलेगी बस करो यार, बहुत हो गया, पेट भी बोलेगा बस करो यार। सैटिएबल मतलब विच कैन बी सेटिस्फाइड। तो एवरी पर्टिकुलर वन कैन बी सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ के जाओगे। हाउ इज द क्वेश्चन विच कम्स है? इसमें क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा वांट का कैरेक्टर है, इसमें से कौन सा वांट का कैरेक्टर नहीं। इस पैटर्न में क्वेश्चन। यस बेटा। तो ऑनलाइन में कौन कौन कनेक्टेड है? काव्या, मिताली, और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है तरबूजा। वेरी गुड आफ्टरनून, शाबाश। अब बेटा वॉन्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में लेके डिवाइड करके रखा हुआ है।
और वो कौन सी वाली 3 कैटेगरीज है? एज यू कैन सी, नेसेसरी है, कंफर्ट्स है, लग्जरी। जब हम बोलेंगे नेसेसरी, नेसेसरी क्या होगा बच्चा? नेसेसरी मतलब चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। खाना तो चाहिए ही चाहिए, कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, तो ये सब को अपन क्या बोलते हैं? नेसेसरी। ठीक है, कंपल्सरी फॉर लाइफ। तो देखो नेसेसरी को कैसे बोला है कि दीज आर द वांट्स विच आर असेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो पाता, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नेसेसरी। अनदर टाइप ऑफ वांट, उसको हम बोलते हैं दे आर कंफर्ट्स। क्या कंफर्ट्स नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है? लेकिन हमारे लिए बेहतर हो जाता है, काम करना इजी हो जाता है। तो देखो इसमें क्या बोला है, कंफर्ट्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर नॉट असेंशियल। जरूरी तो नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी लिविंग है। जैसे बहुत गर्मी है, केवल फैन में काम चल जाएगा, सामने अगर कूलर लगा दिया जाए तो थोड़ा तो कंफर्टेबल हो ही जाएगा। फिर तीसरा वाला जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लक्ष्य। अब अगर एसी लगा दोगे तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो लग्जरी मतलब इट्स सुपरफ्लस, दिस इज एक्सपेंसिव, समथिंग एक्स्ट्रा सुपरफ्लस इज आवश्यकता से थोड़ा सा ज्यादा। और बेटा दे में ऐड एफिशिएंसी टू द कंज्यूम। अगर भरी गर्मी में एसी में बैठेंगे तो घंटों काम कर सकते, पंखे के नीचे बैठोगे तो 1-2 घंटे में बोल। तो कंफर्ट जो होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी लिविंग, और ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो बेटा सबसे लोअर कैटेगरी की वांट कौन सी हुई? नेसेसरी। सबसे हायर कैटेगरी की क्या हुई? लग्जरी। तो कंफर्ट क्या होता है? बीच का। तो दे आर लाइंग बिटवीन नेसेसरी एंड लग्जरी। ठीक है, अब हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला कि देखो कोई भी बिजनेस होता है, अब बिजनेस को प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाना है तो सही डिसीजन लेने चाहिए। तो एक अहम डिसीजन होता है कि मैं क्या बनाऊं। तो उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। वो नहीं बनाया जाता हमें अच्छा लगता है, वो बनाया जाता है जो पब्लिक को चाहिए। तो उसके लिए आपको बिहेवियर पढ़ना पड़ता है। हम वही बनाएंगे जो कंज्यूमर चाहिए, और कंज्यूमर वही खरीदेगा जिसमें उसको यूटिलिटी मिल रही है। एंड व्हाट इज यूटिलिटी? द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपके पास में दो ऑप्शंस दिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि अभी जो जनवरी की एग्जाम होगी उसमें आपका 300 प्लस का स्कोर आ जाए, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कि आपको टाइगर श्रॉफ के साथ में एक ट्रिप में भेज दें। आप क्या चुनो? तो हो सकता है कोई चुने टाइगर श्रॉफ के साथ में ट्रिप पे, ने गलत नाम ले लिया। अच्छा चलो, कार्तिक आर्यन के साथ में, ओके, एक हीरोइन के साथ में। अब सही है, आपकी फेवरेट हीरोइन आप मन में इमेजिन कर लो उसके साथ में। तो बेटा देखो कुछ लोग चुनेंगे 300 प्लस का स्कोर, और कुछ लोग चुनेंगे कि अरे यार चलो उसके साथ में घूमने जाए। तो ये क्या है? हर व्यक्ति अलग होता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है दिस इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी इच्छा आपको कितना हद तक संतुष्ट कर पाती है। ठीक है बच्चे, अब यूटिलिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है यूटिलिटी होती है सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्टिव मतलब इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो किस कोई कोई इंसान चॉकलेट्स के लिए कितना क्रेजी होता है, कोई बोलता मुझे पसंद ही नहीं है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी चाहते अलग है। बस इसी बात को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब ही होता है, सब्जेक्ट मतलब व्यक्ति, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बराबर बेटा। दूसरा बोला जाता है यूटिलिटीज रिलेटिव एंड वेरिएबल। बेटा समय समय के साथ में भी तो यूटिलिटी बदलती है। जैसे अभी हम सब तड़प रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाए, लेकिन अप्रैल या मई में जब हमने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी तब पढ़ने से उतना वास्ता नहीं था। तब फ्रेंड्स बनना, घूमना फिरना, वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना भाई? तो क्या था बेटा? यूटिलिटी क्या होती है? रिलेटिव एंड वेरिएबल। मतलब इंसान भले ही वो, लेकिन समय समय के साथ में उसकी उपयोगिता बदलती रहती है, उसकी यूटिलिटी बदलती रहती है, प्लेस के साथ में भी और टाइम के साथ। ठीक है, क्या हम यूटिलिटी को नाप सकते हैं? ऋषा यूटिलिटी को नाप सकते हैं?
क्या कोई ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हम खड़े हो जाए तो मालूम पड़ जाए कि इसकी इतनी यूटिलिटी, पिज्ज़ा की इतनी यूटिलिटी, बर्गर की इतनी यूटिलिटी? नहीं ना। तो यूटिलिटी कैसा होता है? इमेजरेबल। तो नाप थोड़ी, हमें बस मालूम है कि हमें पसंद है या हमें ना पसंद, कितना पसंद है या कितना ज्यादा पसंद है, यू कैन नॉट आंसर, राइट? तो यूटिलिटी कैसी होती है? इमेजरेबल, नापा नहीं जा सकता। फोर्थ सेज तीन अलग अलग चीजें होती, यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड प्लेजर। कौन सी तीन अलग बातें होती है बेटा? यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड प्लेजर। देखो कभी कभी ये सेम भी हो सकता है, लेकिन इनके आइडेंटिटी अलग। जैसे हम देखते हैं यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, ठीक है? आप किसी ड्रग एडिक्ट को इमेजिन करो, क्या उसके मन में ड्रग्स की हाई यूटिलिटी है? क्या उसके हेल्थ के लिए यूजफुल है? नहीं ना। तो मतलब यूटिलिटी यूजफुलनेस अलग है, सेम भी हो सकता है। अगर आप ऑल इंडिया रैंक मारते हो तो ये यूटिलिटी भी है, यूजफुलनेस भी। इसी प्रकार से बेटा यूटिलिटी एंड प्लेजर साथ में हो भी सकता है, लेकिन दोनों है अलग अलग। जैसे जब आपको वैक्सीन लगा था, जब आप बहुत छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे, 3-4 दिन के बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो बेटा क्या उसके लिए बहुत सुखद अनुभव होता है? बहुत मजा आता होगा उसको, बेचारा नन्ही सी जान एक बड़ी सी सुई घुसा रहा, लेकिन उसके लिए यूटिलिटी है कि नहीं? तो यूटिलिटी अलग होता है, प्लेजर अलग। पढ़ने की यूटिलिटी है कि नहीं? बहुत मजा आता है क्या? तो क्या है? यूटिलिटी एंड प्लेजर आ। और लास्ट बोलते हैं यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जरूरी नहीं कि केवल गुड से मिलेगा, इट कैन बी डिराइव फ्रॉम अ सर्विस ऑल्सो, सेवाओं से भी मिलती है, ठीक है? तो बेटा यूटिलिटी के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार पूरी क्लास बोलो, व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी? सब्जेक्टिव होता है, रिलेटिव एंड वेरिएबल होता है, immeasurable नहीं नाप सकते, utility, usefulness, pleasure are 3 different things, and the last one it's abstract, मतलब सेवा से भी प्राप्त कर सकते। यस बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून मयंक। पार्थ, पार्थ मॉड्यूल को ही फॉलो कर लो, ये पूरा मॉड्यूल है, बस मैंने कलरफुल कर दिया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छी हुई यश, आप कैसे हो बेटा? विशु वेरी गुड आफ्टरनून, काना वेरी गुड आफ्टरनून। अब बेटा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है ना, वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया। मैंने बोला ना, मार्शल, पिगू, ना, हिग्स, एलन, ये सब न्यू क्लासिकल। क्लासिकल की कैटेगरी में एडम स्मिथ आ जाएगा, जेबी से आ जाएगा। तो इन्होंने यूटिलिटी का कंसेप्ट निकाला था। अब ना एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन एकदम सेम है? क्या यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन सेम है? इमेजिन करो कि मेरे पास में है एक आइसक्रीम, मेरे पास में क्या रखी है? आइसक्रीम। क्या आपको देख करके यूटिलिटी मिली? क्या आपको देख करके यूटिलिटी मिलेगी? यस। क्या आपको देख करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तो सेटिस्फैक्शन तब मिलता है, वेरी गुड, खा के मिलता है। तो सेटिस्फैक्शन क्या होता है? वो कंजम्पशन के बाद ही मिलता है। लेकिन यूटिलिटी इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या होता है? कितने संतुष्टि की उम्मीद है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा। क्या इनफैक्ट एक बार तो आ चुका है। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सेम नहीं है। सेटिस्फैक्शन केवल तब मिलेगा व्हेन यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड इट, जबकि यूटिलिटी क्या है? आप कितना प्लान, मतलब आपको कितनी उम्मीद आ रही है, इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन के। एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज यूटिलिटी। इसको मैं हाईलाइट करवा देती हूँ। देखो बेटा, यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज व्हाट? द सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन, कितना वो पाने की उम्मीद कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज यूटिलिटी। यहाँ देखो लिखा हुआ है, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं। अब बेटा एक बात और लिखी है कि यूटिलिटी होती है एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल से आप क्या समझते हैं? कौन बच्चा समझाएगा बेटा?
ओके, किसके बीच में? एंड आप भी कुछ बोल रहे थे? एनीवन फ्रॉम दिस साइड? यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। अच्छा एक बात बताओ, किसी को मिठाई से यूटिलिटी मिल सकती, किसी को फ्रूट जूस से यूटिलिटी मिल सकती, क्या किसी को शराब से यूटिलिटी मिल सकती? तो यूटिलिटी किसी भी चीज से मिल सकती, ऐसा जरूरी नहीं कि अच्छी चीज से ही मिलेगी। वो अच्छी चीज से भी मिल सकती है, बुरी चीज से भी मिल सकती है, किसी से भी मिल सकती है। तो ये एथिक्स के प्रति न्यूट्रल है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि अच्छी चीज है कि बुरी चीज। बट इट बेटर। उसके बाद में देखो, अब यूटिलिटी, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे दो प्रकार की अप्रोचेस। एक है कार्डिनल, दूसरा वाला जो है बेटा वो क्या है? ऑर्डिनल। कार्डिनल कंसेप्ट दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दिया बेटा कार्डिनल कंसेप्ट? अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि यूटिलिटी को नापा जा सकता, यूटिलिटी इज मेजरबल। तो कार्डिनल का मतलब होता है नंबर, जिसको नापा जा सके उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल। तो लेट मी राइट बेटा, देयर आर टू अप्रोचेस। इस पूरे चैप्टर को हम देखेंगे, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। अलग अलग प्रकार का थॉट प्रोसेस होता है, लोगों की अलग अलग सोच होती है। तो पहला वाला जो अप्रोच है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल, और ये जो अप्रोच है इसको देने वाले व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। और बेटा दूसरा वाला होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल टर्म बना है फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर, जिसको नाप तो नहीं सकते, ऑर्डर के रूप में जिसको जमाया जा सकता है कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 में ये है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। और ऑर्डिनल का कंसेप्ट दिया है दो लोगों ने मिलके, एक का नाम है हिग्स, दूसरे का नाम है एलन। ठीक है, क्लियर बेटा? कार्डिनल मतलब नंबर, जिसको नंबर के रूप में नापा जा सके उसको बोलते हैं कार्डिनल। तो बेटा अल्फ्रेड मार्शल बोलते थे इसको नापा जा सकता है। अब नापा जा सकता होगा तो कोई तो यूनिट होगी, कौन सी यूनिट होती है? यूटल्स। जब भी नापते हैं तो किस में नापते हैं? यूटल्स में नाप। जबकि हिग्स एंड एलन का मानना था कि इसको तो नाप ही नहीं। बराबर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द कार्डिनल, कि यूटिलिटी को नापा जा सकता। तो अगर यूटिलिटी को नापा जा सकता है तो दो प्रकार की यूटिलिटी होती, एक होता है मार्जिनल, दूसरा वाला होता है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इमेजिन करो, आपका नाम क्या है बेटा, और आपकी फेवरेट मिठाई क्या है? कलाकंद। तो ताली के सामने एक डब्बा कलाकंद भर के रख दिया, के मुंह में पानी आ रहा, उसने पहली कलाकंद उठाई, कैसा लगा होगा उसको? इमेजिन। मुझे भी बहुत पसंद है कलाकंद, आई कैन इमेजिन आपको कितना मजा आया होगा। तो फर्स्ट कलाकंद में तो बहुत मजा आएगा, सेकंड वाला उठाएगा तो क्या उतना ही मजा आएगा? थोड़ा। थर्ड वाले में और कम, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो पहली कलाकंद से उसने डिराइव किया, या केवल दूसरे से जो डिराइव किया, या जो तीसरे से डिराइव किया, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एडिशनल, एक एक्स्ट्रा पीस से मिलने वाली यूटिलिटी, उसको हम क्या पुकारते हैं बेटा? इट्स द मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया? तो मार्जिनल यूटिलिटी को क्या आप डिफाइन कर सकते हो? कैन एनीवन डिफाइन बेटा मार्जिनल यूटिलिटी? हम बोलते हैं दिस इज द एडिशनल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो हमने पहले लिखा क्वांटिटी, फिर हमने लिखा एमयू। ठीक है, तो ये हमारी कलाकंद की क्वांटिटी चल रही है। तो सबसे ज्यादा मजा किस में आया? इन द फर्स्ट कलाकंद। मानो 100 यूटल्स मिला। कितना मिला बेटा? 100 यूटल्स मिला। अब एक बार तो जीभ खुश हो गई, शांत हो गई। अब दूसरी बार तो इतना मजा नहीं आएगा ना। तो सपोज जो आया कितना प्राप्त हुआ? 80 यूटल्स। थर्ड वाले में सपोज केवल 50 मिला, चौथे वाले में 10 यूटल्स मिला।
अब फिफ्थ वाली कलाकंद उसने मनुहार करने पे खा तो ली, उसको मजा नहीं आया। लेकिन हमारे इंडियंस में एक बुरी आदत होती है ना, बहुत फोर्स करते हैं, "अरे खा लो बेटा, खा लो बेटा"। अब जब उसको जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया गया ना, तो उसको ऐसा लग रहा था वॉमिट हो जाए। तो खुशी मिलने के बजाय उसको इनकन्वीनियंस फेस हो रहा था। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे गिर रही है ना? तो मार्जिनल यूटिलिटी केवल पॉजिटिव होती है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है मार्जिनल यूटिलिटी गिरती। हाउ इज द रिलेशनशिप देन? इनवर्स रिलेशनशिप। और मार्जिनल यूटिलिटी केवल गिरती नहीं है, पहले वो पॉजिटिव होती है, फिर वो जीरो होती है और फिर वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी केवल एक पीस से मिलती है, पहली कलाकंद, केवल दूसरी, केवल तीसरी, केवल चौथी। लेकिन एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। बेटा टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, सपोज इसने 3 कलाकंद खाई, तो तीनों से मिलने वाली यूटिलिटी का सम टोटल। अगर इसने 4 कलाकंद खाई, तो चारों से जो जितनी भी यूटिलिटी मिली उसका सम टोटल, तो क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। तो जब इसने पहली मिठाई खाई, तो कितनी यूटिलिटी मिली? तो टोटल कितना होगा? 100 ही होगा ना, उसने कुछ और तो कंज्यूम ही नहीं किया। मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट केवल तब काम करता है जब एक ही टाइप की कमोडिटी आप कंज्यूम। लेकिन जब इसने 2 कलाकंद खाई, तो कितना हो जाएगा? पहले से भी मिला और दूसरे से भी मिला, तो कितना हो जाएगा बेटा? 180 बराबर। जब उसने 3 खाई तो 230। तो हाउ आर यू कैलकुलेटिंग इट? तो आप ऐड कर रहे हो, बिकॉज इसका एक रिलेशनशिप होता है, फॉर्मूला होता है, TU1 इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? MU1। ठीक है? क्योंकि एक ही पीस खाया, जो भी यूटिलिटी मिलना था वहीं से मिला। लेकिन इफ यू स्पीक ऑफ TU2, मतलब 2 पीस वापरे, तो द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट पीस प्लस यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द सेकेंड पीस। इसी प्रकार से जब आप TU3 निकालोगे, तो ये हो जाएगा MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। तो ध्यान से देखो बच्चे, एक पैटर्न चल रहा है। अगर TU1 निकालते हो ना, तो MU1 से स्टार्ट होता है, MU1 पे ही खत्म। लेकिन जब आप TU2 निकालते हो ना, पहला स्टार्टिंग टर्म तो MU1 ही रहेगा। स्टार्टिंग टर्म क्या होता है? MU1। अब आपको 2 तक निकालना है, तो लास्ट टर्म 2। अब आपको TU3 निकालना है, तो स्टार्टिंग टर्म हैज टू बी 1। कब तक ऐड करोगे? जब तक कि लास्ट टर्म यानी कि MU3 हो जाता। तो अगर मैं बोलूँ कि बेटा TU10 निकाल दो, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होगा? MU1। अब आप इसको जोड़ते चले जाओगे, आखिरी टर्म क्या होगा? तो आखिरी टर्म हो जाएगा आपका MU10। समझ आया? तो अगर मुझे TUN निकालना, तो फर्स्ट टर्म क्या बेटा? MU1 प्लस MU2। हम इसको जोड़ते जाएंगे, आखिरी टर्म क्या होगा? MUN। तो आप MU1 से MUN तक जोड़ रहे हो, क्या हम ऐसा भी लिख सकते थे? समेशन का मतलब ही तो होता है सम टोटल। तो TUN इज द समेशन ऑफ MUN। राइट बेटा? लेकिन ना इसको एक और ढंग से लिखा जा सकता है। वो कैसे? देखो, अब इसको हमने लिखा MU1 प्लस MU2, या हमें MU1 की जगह TU1 भी लिखती थी। बेटा MU1 प्लस MU2 क्या होता है? TU2 होता है। तो कैन वी राइट इट इन दिस मैनर? मतलब पिछला जो हमने जोड़ा हुआ है ना, उसी को यूज कर, बस आखिरी टर्म जोड़ दो। जो पहले की मेहनत की हुई है, दोबारा से क्यों मेहनत करोगे? तो अगर आप TU10 लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे? TU9, एक पहले का प्लस आखिरी टर्म। तो अगर मैं बोलूंगी TU20, तो हाउ वुड यू राइट? हम बोलेंगे TU19 तक तो जोड़ा हुआ है, प्लस क्या कर दो? बस MU20 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट बेटा? तो ये हम कम मेहनत में भी निकाल सकते हैं। तो इस टेबल को देखो, हम ऐसे ही तो सॉल्व कर रहे हैं। एक तरीका था कि अगर आपको TU3 निकालना है, तो 100 प्लस 80 प्लस 50 करो। फिर TU4 निकालना, तो फिर से चालू हो जाओ, 100 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 10। देयर वाज एन इजियर वे आउट।
अब ये 100 में केवल 80 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 180। अब 180 में तो ऑलरेडी 2 का जुड़ाना हुआ है, तो केवल तीसरे वाले का जोड़ दो कितना हो जाएगा 230। उसके बाद में केवल चौथे का इसमें एडअप कर दोगे तो कितना मिलेगा 240। और 240 में 0 जोड़ोगे तो हाउ मच वुड यू गेट अगेन 240। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 235। ओके, तो हम कैसे निकाल रहे हैं, पिछले वाले में केवल जोड़ते चले जा। क्या ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, क्वांटिटी के साथ में एमयू का इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एमयू गिरेगा, और टीयू इन फॉर्मूले से लेके आप कैलकुलेट। तो एमयू दिया है तो वी कैन कैलकुलेट टीयू, राइट। टीयू दिया रहेगा तो क्या हम एमयू निकाल पाएंगे? तो हम इसी पर्टिकुलर टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या आपने ये कॉपी कर लिया? क्या आपको आता है पहले से? देखो बच्चों, अब अपने को टीयू दिया है और टीयू का मतलब होता है सम टोटल। तो फर्स्ट पीस का एमयू कितना होगा? अब अगर हमने बोला TU1 MU1 के बराबर है तो क्या MU1 TU1 के बराबर नहीं होगा? बराबर ही होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100। अब आपको चाहिए MU2, मतलब केवल दूसरे वाले पीस से कितना आपको यूटिलिटी मिला वो निकालना, केवल दूसरे का। तो आप क्या करोगे, जो आपको 2 से मिला उसमें से पहले वाले का माइनस कर दो। तो इसका सेट ऑफ फॉर्मूला होता है MU1 इज इक्वल टू TU1। when you calculate MU2 it would be what TU2 minus TU1। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस दें। ठीक है, कैसे आपको थर्ड पीस का निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 3 पीसेस का सम टोटल है, इसमें से पहले 2 का आप माइनस कर दो तो क्यों निकलेगा थर्ड पीस का। अगर आपको निकालना है MU20 तो क्या करोगे, अगर इधर 20 है तो यहाँ पे भी 20 लिखोगे माइनस 1 पहले का। अगर मैं MU25 पूछूंगी तो क्या लिखोगे बच्चे, TU25 माइनस 1 पहले का। तो अगर बेटा मैंने लिखा MUN, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला देन, TUN माइनस TUN माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी सिंपल टू कैलकुलेट, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का केवल अंतर लेते जाओ। तो इस पर्टिकुलर टेबल में MU2 कितना आ गया 80, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 80, फिर माइनस करो 230 माइनस 180 50, फिर माइनस करो कितना आया 10, फिर कितना आया 0, फिर क्या आया माइनस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन एनी वन ऑफ यू? श्योर बेटा? अब देखो टोटल यूटिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है 240। कितनी बार? 2 बार। कोई भी टेबल बना के देखो TU 2 बार मैक्सिमम, उसमें से एक बार तो तब होगा जब MU 0 रहेगा, दूसरी बार MU की क्या वैल्यू आएगी वो श्योर नहीं। क्या बेटा, कोई भी डेटा लेके देखो, कोई भी टेबल बना के देखो, TU आपको 2 बार अधिकतम दिखेगा, जिसमें से एक बार फॉर श्योर MU 0 रहेगा और दूसरी बार MU की वैल्यू कुछ तो भी रहेगी। तो हम ये 0 वाले को कंसिडर करते हैं और हम बोलते हैं जब जब MU होता है 0 TU होता है मैक्सिमम। ये ICI का फेवरेट क्वेश्चन, शायद 10 बार ऑलरेडी पूछ लिया। क्या बेटा, whenever MU is 0 TU is maximum। क्या बोलेगा when TU is maximum how much is MU, that is 0। इसको हम अलग अलग नाम से पुकारा करते बेटा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं 3 नाम से। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी का पहला नाम, सैटिएट हो जाना मतलब एकदम फुल सेटिस्फैक्शन। दूसरा वाला होता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, और इसका तीसरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेट होना मतलब बहुत अति होगी, बहुत पक गए इससे। ठीक है, तो whenever MU is 0 TU is maximum। इस पॉइंट को क्या नाम से पुकारा बेटा, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अब हम इसके कर्व्स बनाएंगे, इसके कर्व्स भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा केवल पहले क्वांटिटी और MU की चर्चा करो, तो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ रही है MU इज फॉलिंग। आपने बोला देयर इज एन इनवर्स रिलेशन,
और जब भी इनवर्स रिश्ता होता है तो शेप ऑफ द कर्व क्या होता है लब्धि? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे द कर्व ऑफ MU। तो जब आप MU का कर्व बनाओगे ना बच्चा, एक्स एक्सिस में तो क्वांटिटी लिखते हैं, पूरे इको में हमने एक्स एक्सिस में क्वांटिटी लिखी है, और जो भी दूसरा एट्रीब्यूट होता है दैट कम्स ऑन द वाई एक्सिस। तो MU को प्लॉट करोगे तो ऑटोमेटिकली MU कहाँ पे आएगा? ऑन द वाई एक्सिस। जब आप इसका कर्व प्लॉट करोगे ना तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इसमें दो तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा बच्चे। जब कोई कर्व एक्स एक्सिस को छूता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, उसकी वैल्यू होती है 0। एक्स एक्सिस को छूना मतलब इट्स वैल्यू इज 0। एक्स एक्सिस के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट MU पॉजिटिव, इस हिस्से में MU क्या है बेटा? पॉजिटिव। और जैसे ही वो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, MU की वैल्यू क्या हो जाएगी? और एक्स एक्सिस के ऊपर उसको इंटरसेक्ट करना मतलब 0। तो MU पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बराबर बेटा? अब हम किसको प्लॉट करने वाले हैं? TU का कर्व। तो क्वांटिटी लिखी हुई है, TU लिखा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि TU का शेप ऑफ द कर्व कैसा एक्सपेक्टेड है? और ऐसा क्यों इन्वर्टेड यू? रीजन क्या है? वेरी गुड। देखो क्वांटिटी तो बढ़ रहा है लेकिन TU पहले बढ़ा, 100, 100 का 180, 230, फिर वो मैक्सिमम पहुंचा, फिर वो गिरने लगा। तो पहले बढ़ना, फिर मैक्सिमम होना, फिर गिरना, तो उल्टा यू आएगा। इसको उल्टा यू भी बोलते हैं, बेल शेप भी बोलते हैं, घंटी के समान आकार। तो दैट इज बेल शेप कर्व, या फिर बोलेंगे इन्वर्टेड यू। क्यों बच्चों? क्या TU ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो जब आपने एक भी पीस कलाकंद का नहीं खाया, ताली, तो क्या आपको कोई यूटिलिटी मिली? तो जब क्वांटिटी जीरो होता है तो TU भी जीरो होता है। तो जब क्वांटिटी जीरो होता है MU की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। MU का मतलब समझो ना, जब हम एक एक्स्ट्रा पीस लेते हैं तो TU में कितना चेंज आता है उसको बोलते हैं MU। है MU TU का रेट ऑफ चेंज, MU TU का स्लोप है। आजकल ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? स्लोप। आप पढ़ चुके ना, डिवाइड बाई DX क्या होता है? स्लोप। तो MU TU का स्लोप होता है। तो MU का मतलब होता है जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं तो TU में कितना चेंज आए। तो अभी तो क्वांटिटी जीरो है, उसके पहले कितनी क्वांटिटी थी? -1 तो हो नहीं सकती, तो क्वांटिटी तो एक से बड़ी नहीं है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट MU? तो जीरो में MU इज ऑलवेज अनडिफाइंड। इनफैक्ट एवरेज इज ऑल्सो, केवल टोटल डिफाइंड होता है। तो जब क्वांटिटी जीरो होगा तो TU कितना होगा? जीरो। मतलब TU का कर्व बकायदा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और वो कैसा शेप का होता है? उल्टे यू का होता है। तो अगर आप केवल TU का कर्व बनाओगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस है जिसमें आपने क्वांटिटी को लिखा हुआ है, और अब की बार जो वाई एक्सिस है आप उसमें TU लिख रहे हो। ये आपका ओरिजिन है, वो पॉइंट ये यहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमाइज होगा और फिर नीचे गिरना। ठीक है बेटे? अब लेकिन केवल कर्व नहीं पूछते, इनके रिलेशनशिप्स भी पूछते। तो अब मैं आपको TU और MU दोनों का कर्व इकट्ठे बना के दूं। बेटा MU और TU में ज्यादा पावरफुल कौन? TU के MU? इसको लेके मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना। तो ऊपर की तरफ सपोज मैंने TU का कर्व बनाया, तो TU का कर्व कैसा होता है? क्यों बेटा? क्या कभी अपने भाई बहनों से झगड़े हो? आपका नाम क्या है? कभी कभी लड़ाई हुई है भाई बहन से?
केवल लड़ाई की भयंकर वाली, हाँ, सिर्फ लड़ाई। कोई है जिसकी भयंकर वाली लड़ाई हुई? हाथापाई। ओके, तो सपोज एकदम भयंकर वाली हाथापाई चल रही है और पापा एकदम सामने प्रकट हो गए और हम एकदम चेप गए। पापा ने पूछा किसकी गलती थी, तो आप क्या बोलते? तो बेटा हमारी गलती तो कभी होती ही नहीं, हम तो दूध के धुले भरे रहते। किसकी गलती होती है? सामने वाले की। बेटा एक बात बोल रही हूँ, गांठ बांध लो, कभी गलती नहीं करो। पूरे इकोनॉमिक्स में गलती हमेशा एमयू की रही, मार्जिनल। कभी भी पूछे कि टोटल में ऐसा क्यों, आंसर इज बिकॉज ऑफ मार्जिन। कभी भी पूछे एवरेज के कर्व में ऐसा क्यों, आंसर इज, हमेशा कौन गलती कर, मार्जिन। तो बेटा ये जो टीयू का शेप आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ मार्जिनल। देखो पहले टीयू बढ़ता है, टीयू कब तक बढ़ेगा? जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा। जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा केवल तब तक टीयू बढ़ेगा। जैसे एमयू जीरो होगा, टीयू मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, एंड द मोमेंट एमयू बिकम्स नेगेटिव, टीयू गिरने लगे। तो टीयू का एक एक कर्ल्स के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इट्स ऑलवेज एमयू। ठीक है बेटा, तो ये मैंने क्या बनाया बेटा? टीयू का कर्व। अब उसके नीचे एमयू का कर्व बनाएंगे, उनका रिलेशनशिप समझेंगे। तो बनाने का तरीका क्या होता है? पहले आप टीयू तो बना लो, उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लो, क्योंकि मालूम है जहाँ पे टीयू मैक्सिमम आएगा वहाँ पे एमयू तो जीरो ना आएगा। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से लेके इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ कर लो आप एमयू को। यहाँ पे ना एमयू शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इसके रिलेशनशिप्स एक बार देखो, ये बहुत आते हैं, राइट। पहला, जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन पॉजिटिव है ना, एक्स एक्सेस के ऊपर रहना मतलब पॉजिटिव रहना। तो जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा टीयू बढ़ेगा, लेकिन कौन से रेट से बढ़ रहा है बेटा? तो बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट। क्या बोलते हैं इसको? डिमिनिशिंग। बेटा दो तीन चीजें बताऊं, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊं। देखो कर्व्स का ना हर शेप कुछ कहता है, तो मैं आपको तीन शेप्स बता रही हूँ। ओके, मुझे बताओ क्या ये बढ़ रहा है? क्या ये बढ़ रहा है? क्या ये भी बढ़ रहा है? ओके, और क्या ये बढ़ रहा है? तीनों की तीनों बढ़ रहे हैं ना, तीनों अपवर्ड स्लोपिंग है। बेटा पहला वाला शेप तब आता है जब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। आपके टीपी का कर्व स्टार्टिंग में ऐसे ही बढ़ता है ना, जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ेगा। ऐसा शेप बनाना मतलब डिमिनिशिंग रेट, मतलब बढ़ तो रहा है पहले के मुकाबले और ज्यादा से बढ़, और ये मतलब होता है कांस्टेंट रेट, सेम रेट से निरंतर। दिस इज योर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना, ये है कांस्टेंट रेट से बढ़ना, ये है इंक्रीजिंग रेट से। तो टीयू का हमेशा डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। डिमिनिशिंग रेट मतलब पहले जितने से बढ़ा उससे कम से। इंक्रीजिंग रेट मतलब केवल बढ़ नहीं रहा है, पहले के मुकाबले और ज्यादा ज्यादा से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट मतलब सेम दर से बढ़ रहा है। तो अब इसी वाले एग्जाम्पल में आ जाओ बच्चों। स्टार्टिंग में टीयू जीरो था, फिर 100 हुआ, कितने से बढ़ा? 100 से बढ़ा। अगली बार क्या 100 से बढ़ पाया? 80 से बढ़ा। मतलब बढ़ा तो सही लेकिन कम से बढ़ा। अब की बार कितने से बढ़ा? 50 से बढ़ा। और यहाँ पे, और यहाँ पे तो जीरो से बढ़ा ही नहीं। तो बेटा टीयू कैसे बढ़ता है? डिमिनिशिंग। ठीक है, तो जब तक एमयू गिरता है तब तक टीयू कैसे बढ़ता है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। जब एमयू जीरो हो जाता है तो टीयू मैक्सिमम हो जाता है,
जब एमयू नेगेटिव हो जाता है तो टीयू गिरने। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो अगर पूछा जाए कि टीयू डिमिनिशिंग रेट से क्यों बढ़ता है, टीयू डिमिनिशिंग रेट से क्यों बढ़ता है, आप क्या बोलोगे? क्योंकि एमयू गिरता है। टीयू rises at a diminishing rate because mu diminishes। तो क्या mu बढ़ने लगेगा तो टीयू बढ़ने लगेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। आर यू श्योर? mu बढ़ेगा तो क्या टीयू इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा? हाँ, ये क्वेश्चन आया। तो देखो, अगर हमने लिखा क्वांटिटी 1 2 3 और मैंने mu लिखा सपोज 5 4 1, अब टीयू कितना है? 5, फिर 9 और फिर 10। तो mu फॉलिंग है और टीयू को चेक करो, पहले 5 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 1 से, मतलब बढ़ा तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। और यहाँ पे अपन ने ऐसे लिखा और mu को एक काम करो उल्टा लिख दो 145। अब टीयू बताओ कितना है? 1, फिर और फिर यहाँ कितने से बढ़ा बेटा? 1 से, फिर कितना बढ़ा? 4 से, फिर कितना बढ़ा? तो बेटा ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? mu पूरी लगाम खींच, जैसा mu चाहेगा वैसा हो। मार्जिनल इज ऑलवेज मोर पावरफुल, राइट? तो बेटा अगर mu डिमिनिश होगा तो टीयू डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, अगर mu इंक्रीज होगा तो टीयू इंक्रीजिंग रेट। गॉट इट बेटा? लेकिन क्या mu कभी बढ़ता है? किस पे बढ़ता? लालच की चीज में mu बढ़ता है। ऐसे तो mu गिरना चाहिए, लेकिन बहुत लालच है किसी को, जैसे लिकर हो गया, ड्रग्स हो गया, तो कभी यूटिलिटी गिरते हुए देखा है? ठीक है, तो ये एक्सेप्शन टाइप होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब भी होगा टीयू इंक्रीजिंग रेट। क्या आपको mu टीयू के रिलेशनशिप ठीक से समझ में आ गए? फॉर श्योर। तो बेटा मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच समझाया, पहले उसने mu टीयू का रिलेशनशिप समझाया, उसके बाद में उसने दो लॉज दिए। ठीक है, दो लॉ, गुड। पहला वाला है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डज इट हैव अनदर नेम? गॉसन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि मार्शल जब खोजबीन कर रहे थे तो गॉसन भी कर रहे थे, तो मार्शल का नियम का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और गॉसन ने बोला था दिस इज माय गॉसन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू ऐसे डिफाइन करने कभी एक बार आया है, वो क्या करते छाप देते हैं डेफिनेशन एंड पूछते हैं ये किसकी डेफिनेशन। और ये मालूम है ना लॉ ऑफ डीएमयू किसने बताया? हु गिव द डेफिनेशन? अल्फ्रेड मार्शल, कार्डिनल अप्रोच है। और लॉ ऑफ डीएमयू से कौन सा वाला लॉ डिराइव हुआ था बेटा? क्या लॉ ऑफ डीएमयू से कोई डिराइव हुआ था? लॉ ऑफ डिमांड डिराइव हुआ था लॉ ऑफ डीएमयू से। ठीक है, तो ऐसे तो हम लॉ ऑफ डीएमयू सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि एज अ person goes on consuming the same commodity, so with the consumption of each additional unit, the marginal utility diminishes, right? mu diminishes। मार्शल ने ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा। एक बार देख लो, देखो व्हाट डज ही। अब आईसीआई अगर देगा ना क्वेश्चन, यही डेफिनेशन छाप, जो वो लिखता है वही वो पूछता। तो देख, लुक एट द डेफिनेशन, क्या बोला? एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in stock of a given thing। मतलब एक एडिशनल यूनिट एक्स्ट्रा लोगे तो एडिशनल बेनिफिट बोले तो mu, it diminishes with every increase in the stock that he already has। जैसे जैसे एक एक एडिशनल यूनिट लेते जाओगे mu ग्रेजुअली आपका डिमिनिश होता जाएगा। बराबर बेटा? अब ये सब तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। लिमिटेशंस पूछा जाता है, लॉ ऑफ डीएमयू के 6 लिमिटेशंस होते हैं और ये लिमिटेशंस वो पूछता है। तो मैं आपको ये सारे के सारे लिमिटेशंस याद करवाती हूँ। तो इसको याद करवाने के लिए मैं एक अक्सर कमोडिटी ले लेती हूँ, एग्जाम्पल ले लो चाय का। ठीक है, तो इसका पहला लिमिटेशन, मतलब मार्शल ने बोला कि ये सब काम करेगा तो ही मेरा लॉ काम करेगा, नहीं तो काम नहीं। और ये अक्सर चीजें हो नहीं पाती, राइट? तो सबसे पहली चीज उसने क्या बोली थी? तो पहली चीज बोली थी कि जो भी कमोडिटी का कंजम्पशन आप कर रहे हो ना, वो होमोजीनियस। मतलब अगर चाय पी रहे हो तो पहली बार अदरक चाय है तो अगली बार में भी अदरक चाय है, तीसरे बार में भी अदरक चाय है,
एकदम सेम टेस्ट वाला। अलग अलग कमोडिटी नहीं लोगे, नहीं तो आपका यूटिलिटी डिमिनिश नहीं। एक बार आप अदरक चाय, दूसरी बार ग्रीन टी पी रहे हो, फिर येलो टी, फिर स्ट्रॉबेरी टी, तो ये अलग अलग है ना, तो आपका यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हो। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग से, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? जो भी कमोडिटी आप ले रहे हो दैट इज होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है बेटा, चाय को चम्मच से पिलाया जाता है कि कप से? और बेटा अगर अपन शहद खाते हैं तो चम्मच से। तो बोले दिस इज गिवन इन स्टैंडर्ड यूनिट। शहद दोगे तो चम्मच में दोगे, चाय दोगे तो चम्मच में नहीं, कप में। इट्स गिवन इन स्टैंडर्ड यूनिट ना। और स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब ये भी है कि अगर आपको चाय दी जा रही है तो चाय के कप का साइज भी आपका एकदम एब्सोल्यूट, कभी कम और कभी ज़्यादा नहीं दिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोला है? प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस। दूसरा बोला है इट्स गिवन इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, थर्ड बोला जाता है द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस, लगातार कंजम्पशन। नहीं तो एक कप चाय आपको सवेरे पिलाई, एक शाम को पिलाई, बोर हो गए क्या? लेकिन एक के बाद एक देते जाएंगे तब तो बोर हो, है कि नहीं? चाल, एक कलाकंद सवेरे खिलाई, एक दोपहर को खिलाई, तो कौन सा बोर होने वाले? लेकिन डब्बा ही सामने रख दिया कि खाना ही पड़ेगा, तब तो बोर होंगे। तो बेटा फर्स्ट बोला था, क्या बोला था? होमोजीनियस। दूसरा बोला स्टैंडर्ड यूनिट्स। तीसरा बोला द कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। फोर्थ बोलता है जब तक ये लॉ काम करना है, आपका टेस्ट प्रेफरेंस। ऐसा न हो कि हमने 2 कप चाय पी और हमने बोला चाय आज से छोड़ दी, बेचारे मार्शल का लॉ कैसे? द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शुड नॉट। ठीक है, अगला लॉ बोलता है कि इन केस ऑफ थिंग्स ऑफ ग्रीड, लालच की वस्तु में ये लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमने ड्रग्स और लिकर बोला, तो दिस लॉ फेल्स इन केस ऑफ थिंग्स ऑफ लस्ट। यहाँ पे लस्ट मतलब है ग्रीड। ठीक है, पांचवा, जब तक ये लॉ काम कर रहा है, ना तो इसके सब्स्टिट्यूट में कोई चेंज होना चाहिए और ना ही कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप चाय पी रहे हो, आपको मालूम पड़ता है कि शक्कर की कीमत 5 टाइम्स हो, अब वापस से चाय पीते जाओगे क्या? या किसी ने बोल दिया कि कॉफी तो आपको फ्री में पिलाई जा रही, तो फिर भी आप पीते जाओगे चाय खरीद खरीद के? ऑलराइट बेटा, तो इसमें क्या बोला जाता है? ना तो सब्स्टिट्यूट में कोई चेंज होगा, ना तो कॉम्प्लीमेंट। क्या आपको पूरे 6 पॉइंट्स याद हुए बेटा? इसमें से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिट। बेटा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यूं तो अपने सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, अभी मैंने देखा इट्स नॉट देयर इन द सिलेबस, तो क्या करूं, स्किप करूं? अब आता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है बेटा, कंज्यूमर सरप्लस कार्डिनल कंसेप्ट है कि ऑर्डिनल कंसेप्ट? कार्डिनल है कि ऑर्डिनल? तो कंज्यूमर सरप्लस मार्शल ने दिया है, दिस इज अ कार्डिनल कंसेप्ट। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? What the consumer was ready to pay minus what he actually। बेटा आपका नाम क्या है? क्या बेटा? सानिया। सपोज सानिया जाती है शॉपिंग करने के लिए, और उसको ये शर्ट नजर आती है, शर्ट उसको बहुत पसंद आती है, और वो सोचती है कि यार ये शर्ट के लिए मैं कितना दे सकती हूँ। तो उसके मन में आता है कि आई कैन पे 1000 फॉर इट। लेकिन जब एक्चुअली वो कीमत पूछती है तो उसको बताया जाता है वो 700 रुपीज। तो सानिया वॉज विलिंग टू पे 1000, उसको कितना पे करना पड़ा? 700। तो उसका डिफरेंस निकालो कितना आया। इसको बोलते हैं कंज्यूमर का सरप्लस, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, जितना वो देना चाहती थी उसका कम देना। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस है ना बेटा, मार्शल ने ही दिया है। तो ऐसे निकालते हैं, देखो कंज्यूमर सरप्लस। ऑनलाइन में सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यश, आर यू गेटिंग इट बेटा? यश, उसका मतलब होता है ग्रीड, लालच। लालच। हाँ श्रेयांश, हाउ आर यू? बिल्कुल पहचाना। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा? हमने क्वांटिटीज की वैल्यू लिखी। ओके, और यहाँ पे लिखा हमने एमयू। एमयू का मतलब होता है हमारा कंज्यूमर इस पीस कितना पे करना चाहता है। क्या बेटा? हमारा कंज्यूमर इस पर्टिकुलर पीस के लिए कितना पे करना चाहता है। बराबर बेटा? तो मान के चलो एमयू कितना है? 30।
उसके बाद कितना है 28, उसके बाद कितना है 25, उसके बाद में है 20, उसके बाद में सपोज है 50, और उसके बाद में कितना है 10। और बच्चों मार्केट रेट है मानो 15 रुपए, मार्केट रेट कितना है 15 रुपए, तो शॉपकीपर तो उतना ही मांगेगा ना जितना की रेट है। ठीक है, अब आपके मन में क्या चल रहा है उसे क्या पता, आप कितना देना चाहते हो, इज नॉट बॉदर्ड, वो तो वही मांगेगा जो एक्चुअल प्राइस है। तो जो भी सामान वो खरीदने जा रहा है, एमयू का मतलब होता है व्हाट ही वाज विलिंग टू, और प्राइस क्या है व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो बेटा हम निकालेंगे सरप्लस, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एम यू माइनस प्राइस, कितना आप देना चाहते थे माइनस कितना दिया, तो 30 माइनस 15 क्या, तो कितना आ गया सरप्लस 15। फिर क्या आया, फिर 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 नहीं खरीदी, हमारा कंज्यूमर है रैशनल। अगर ज़्यादा मांगेगा दुकानदार तो नहीं लेगा, वो केवल तब खरीदेगा वो जितना देना चाहता है, तो या तो कम मांगो या बराबर मांगो, कम खरीदेंगे अदरवाइज हम दूसरी दुकान पे चले, बराबर। तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, नेगेटिव कभी नहीं होगी। और बेटा इसको इक्विलिब्रियम की स्थिति बोल, तो कंज्यूमर सरप्लस में इक्विलिब्रियम तब आता है व्हेन एमयू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, क्या बोलोगे, व्हेन एमयू इज इक्वल टू प्राइस, इसको हम बोलते हैं द कंज्यूमर हैज एंटर्ड इनटू इक्विलिब्रियम। और ध्यान से देखो उस समय हमारा जो सरप्लस होता है वो कितना होता है, तो 0 के बराबर। डिड यू गेट दिस बेटा। अब बताओ फर्स्ट पीस का सरप्लस कितना है 15, और बेटा सेकेंड पीस का 13, और 3 पीसेस का, तो थर्ड पीस का 10 है प्रेशा। 3 पीसेस मतलब आपने पहला भी खरीदा, दूसरा भी खरीदा और तीसरा भी खरीदा, तो 3 पीसेस का, अगर सेकेंड पीस बोलेगा तो फिर 13 है, थर्ड पीस बोलेगा तो 10 है, अगर वो 3 पीसेस बोलेगा तो आपका सरप्लस हो जाएगा इसका सम टोटल कितना हो जाएगा 38। फोर्थ पीस का कितना है 5, लेकिन 4 पीसेस का कितना है, तो 4 पीसेस का कितना हो जाएगा 43। फिफ्थ पीस का कितना है 0, 5 पीसेस का कितना है 43। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछ, फोर्थ का पूछ रहा है, थर्ड का पूछ रहा है कि पूरे 4 का पूछ। ठीक है बेटा, तो टोटल सरप्लस कितना डिराइव कर सकता है हमारा कंज्यूमर इसमें 43, कितना कर सकता है 43। ठीक है, एक सम देती हूँ करके बताओ बेटा। क्वांटिटीज लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने एमयू लिखा हुआ है, मार्केट में प्राइस 10 रुपए की चल रही है, ठीक बेटा, मार्केट में प्राइस कितने की चल रही है 10 रुपए। ओके, निकालो सरप्लस। गुड आफ्टरनून जशिका। So Shreyans, you must be into CA final now, right? क्या बेटा, ठीक है, फर्स्ट पीस का सरप्लस कितना है, सेकेंड पीस का कितना है, थर्ड पीस का, फोर्थ पीस का, फिफ्थ, अब नहीं खरीदे। ठीक है, मैंने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू ऑफ सरप्लस कितनी होगी 0। बेटा टोटल सरप्लस कितना डिराइव कर पा रहा है, तो टोटल सरप्लस हो गया 80। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आया,
हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आया बेटा? 4th यूनिट, क्योंकि इक्विलिब्रियम किस स्थिति को बोलते हैं? व्हेन mu इज इक्वल टू प्राइस। तो हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम कितने पीस खरीदेगा? 4 पीस। ठीक है बेटा। अब है ना, कंज्यूमर सरप्लस हमने ऐसे निकालना तो सीख लिया, टेबल से माइनस कर करके, लेकिन इसका एक तरीका और होता है। तब हम कंज्यूमर सरप्लस निकालने का दूसरा तरीका देख रहे हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस का एक फॉर्मूला दूसरा वाला जो है वो क्या है? टीयू माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। बेटा टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, इससे केवल टोटल सरप्लस निकल, एक एक पीस का सरप्लस हम नहीं निकल, टोटल सरप्लस। अब प्राइस इनटू क्वांटिटी किसे पुकारते हैं? खर्चे को, एक्सपेंडिचर। तो जैसे इस पर्टिकुलर टेबल में हमारा कंज्यूमर टोटल कितने पीस खरीदेगा? 4 पीस खरीदेगा, तो हम 4 पीसेस का सरप्लस निकालेंगे। तो जब आप 4 पीसेस का सरप्लस निकालोगे तो पहले आपको टीयू निकालना पड़ेगा, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसका सम टोटल होता है? एमयू का। mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस mu4 करोगे तो क्या आएगा बेटा? टीयू आएगा। तो निकालो टीयू कितना आया? कितना आया? 120। और प्राइस इनटू क्वांटिटी का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर, मतलब ये 4 पीसेस के लिए उसने कितना पेमेंट किया? तो एक पीस का 10 रुपीज है, तो 4 पीसेस का कितना हुआ? 40। तो आंसर कितना है? तो देखो, या तो आप एक एक पीस निकाल कर टेबल से सम टोटल मारो, या फिर आप ये फॉर्मूले को यूज कर लो। और मैक्सिमम समय तो आपको टेबल देंगे ही नहीं, तो दिस इज द फॉर्मूला जो हमको यूज करना है। क्या हो जाएगा? टीयू माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैं आपको स्कैनर में एक सम दे रही हूँ, वो आप सॉल्व करके बताओगे मुझे। 11th वाला न्यूमेरिकल करना। ये टोटल 4 बार पूछा जा चुका है अपने एग्जाम। ओके, लेट मी हेल्प यू आउट। कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, टेबल वेबल तो दी नहीं, तो आप एक एक पीस का तो निकाल ही नहीं पाओगे। इसमें केवल टोटल सरप्लस निकाल पाओगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? टीयू माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सम को पढ़ोगे तो इसमें टोटल यूटिलिटी बताई है 5 और मार्जिनल यूटिलिटी बताई है 1, और ये भी बोला है इस परचेजिंग 3 यूनिट्स, मतलब क्वांटिटी बताई है 3, और बताया कि वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, तो आपको कंज्यूमर का सरप्लस निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको टीयू तो पता है कि वो 5 की वैल्यू रखता है, हमें क्वांटिटी मालूम है कि 3 की वैल्यू रखता है, फिर उसने प्राइस तो दिया ही नहीं ना। तो हमें मालूम तो है वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब ही तो होता है कि एमयू बराबर प्राइस होगा। तो अगर एमयू दिया है 1 रुपये, तो प्राइस भी कितना होगा? 1 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये वाला पैटर्न बार बार आ रहा है। समझ आया कैसे करते हैं? आपको इक्विलिब्रियम वर्ड बोल के रखेगा, इक्विलिब्रियम एम्प्लाइज एमयू बराबर प्राइस, जो भी एमयू की वैल्यू वही प्राइस की जगह डाल दो, आपका आंसर। राइट। अब बेटा कंज्यूमर सरप्लस का एक ग्राफिकल अप्रोच भी होता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कार्डिनल। अब एक बात बताओ, कंज्यूमर सरप्लस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको लिखना होगा तो लिख लेना। देखो बच्चा, फिर फर्स्ट क्वेश्चन आ, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? अल्फ्रेड मार्शल। फिर दूसरा, आपने देखा प्राइस हमेशा कांस्टेंट, मार्शल ने या तो 10 लिया तो ऊपर से नीचे तक 10 लिया, 15 लिया तो ऊपर से नीचे तक 15 लिया। ऐसा कौन सा मार्केट फॉर्म होता है जिसमें प्राइसेस कांस्टेंट?
कौन सा मार्केट फॉर्म हैज यूनिफॉर्म प्राइसेस? परफेक्ट कंपटीशन। तो मार्शल ने अजम्पशन लिया था कि दिस इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो मुझे बताओ कंज्यूमर सरप्लस कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ डीएमयू। देखो पूरे समय डीएमयू दिया है, अब वो भी लगातार गिर रहा है, तो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है? ऑन द लॉ ऑफ डीएम। करीबन 6 to 7 टाइम्स उसने, बराबर। और इसके अलावा क्या पूछा गया है बेटा? एक बात बताओ, अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर आए? कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। तो प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल अप्रोच। क्या देख रहे हैं बेटा? ग्राफिकल अप्रोच। देखो एक बार मैं बता देती हूँ, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट कोई बात नहीं, केवल उसमें क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दूँ। अब अपने को मालूम है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? टीयू माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, ये आया एमयू का कर्व। ये कितना आया? एमयू का कर्व। अब हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था, हमारा कंज्यूमर टोटल कितने पीस खरीदेगा? 4 पीस खरीदेगा। ऑलराइट, उसके बियॉन्ड तो नहीं खरीदेगा। तो ये उसका फर्स्ट पीस है, ये उसका सेकेंड पीस है, ये उसका थर्ड पीस है, इसका फोर्थ पीस। उसके बाद नहीं खरीद रहा, यहां तक मैक्सिमम खरीद रहा। ठीक है, और ये एमयू का कर्व है, 4 पीसेस तक खरीद रहा है। इसके नीचे का पूरा एरिया कहलाता है टीयू। अगर थोड़ा सा टफ बनाएगा पेपर तो ये सब, टीयू इज द एरिया अंडर एमयू कर्व। देख लो, टीयू इज द एरिया अंडर एमयू कर्व। अच्छा यश, लेट्स चेक आउट बेटा। बेटा पहली बार पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, नॉट टू वरी। मेरे ख्याल से अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको फॉलो करते रहो, उसको एक दो बार रिवाइंड करके सुन लो, के बाद एक बार मॉड्यूल को पढ़ लो, विल गेट इट डेफिनेट। मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन से सेक्शन में से क्या आता है, पूरा ही कवर अप करवा रही हूँ मैं, और जितना इंपॉर्टेंट आता है ना वो तो बता ही दूंगी। नॉट टू वरी, रिलैक्स होके पढ़ो, यू हैव एम्पल टाइम। आपने लिखा बेटा एरिया अंडर एमयू कर्व क्या कहलाता है? टीयू। ओके, अब बेटा टीयू तो निकल गया, माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी करता है, क्या हो जाएगा? टीयू माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ना ये एक्स एक्सिस में आपने क्वांटिटी लिखी हुई है, टोटल 4 पीस खरीद रहा है, और हर पीस के लिए कितना दे रहा है? 10 रुपए। तो यहाँ पे आप प्राइस लिखोगे, यहाँ पे आप प्राइस लिख रहे हो, तो बेटा ये रेक्टेंगल का एरिया प्राइस इनटू क्वांटिटी। सोचो यहाँ पे प्राइस है, प्राइस कितनी है? 10 रुपए, और यहाँ पे क्वांटिटी है एक्स एक्सेस में कितना लिखा मैंने? 4। 4 इंटू 10 लिखोगे कितना आएगा? 40। और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ है 4, ब्रेथ कितनी है? 10, तो 40 आ रहा है। तो बेटा ये जो एरिया होता है, ये रेक्टेंगल का एरिया वो बताता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और टीयू था पूरा एरिया। मतलब अगर अपन उसका नामकरण करें तो ए बी सी डी, ये पूरा एरिया क्या था बेटा? ये था टीयू, और नीचे का रेक्टेंगल था पी इंटू क्यू। तो अगर आप सरप्लस निकालोगे ना, तो सरप्लस हमेशा एक ट्राइंगल के रूप में होता है। कल अपन ने सप्लाई चैप्टर नहीं पढ़ा था, हमने बोला था डिमांड करके नीचे और प्राइस के ऊपर, ये वही है बेटा। एमयू कर्व का दूसरा नाम होता है डिमांड। क्या होता है? एमयू कर्व का दूसरा नाम होता है डिमांड कर्व। तो एमयू कर्व या डिमांड कर्व के नीचे का एरिया और प्राइस के ऊपर का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर कंज्यूमर सर्व। डिड यू गेट इट? तो ग्राफिकली व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? द एरिया अबव प्राइस बिलो एमयू कर्व।
ठीक है, ओके। क्या कंज्यूमर सरप्लस को प्राइस के रूप में नापा जा सकता है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहे हो जो क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या कंज्यूमर सरप्लस को प्राइस के रूप में नापा जा सकता है? बोलो हाँ कि ना। तो बोले नहीं नापा जा सकता है। कैसे नहीं नापा जा सकता है? सुनो, इमेजिन करो। अच्छा बेटा देखो, कार्डिनल अप्रोच जब मार्शल ने दिया था तो उसने कुछ अजम्पशंस दिए थे। पहले मैं वो अजम्पशन पढ़ा दूं तो आप बेहतर कनेक्ट हो पाओगे। हर इकोनॉमिस्ट कुछ अजम्पशंस लेता है। तो जब मार्शल ने ये कंसेप्ट पढ़ाया तो ही टुक 4 अजम। पहला अजम्पशन क्या था? हमारा कंज्यूमर कैसा है? रैशनल। रैशनल याद है ना, समझदार। दूसरा क्या बोला? यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, मतलब यूटिलिटी को नापा जा सकता है जो हमने नापा। तीसरा बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मीनिंग समझ में? 1 रुपए की यूटिलिटी फिक्स हो, 1 रुपए की यूटिलिटी फिक्स हो। चौथा बोलता है यूटिलिटीज एडिटिव, यूटिलिटी को जोड़ा जा सकता है। जैसे अपन TU3 निकालते हैं तो क्या करते हैं? MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 करते हैं ना। एक बार रिपीट करो बेटा, 4 अजम्पशंस क्या है? फर्स्ट क्या बोला? कंज्यूमर हमारा कैसा है? रैशनल। दूसरा क्या बोला? यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल, नापा जा सकता है नंबर के रूप में। फोर्थ क्या बोला? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, आपके मन में जो 1 रुपए की यूटिलिटी है वो फिक्स रहती है। और चौथा क्या बोला बेटा? यूटिलिटी एडिटिव होती है, उसको जोड़ा जा सकता है। अब जब कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट दिया मार्शल ने, तो वो तो इन्हीं अजम्पशंस के ऊपर आधारित था। मतलब 1 रुपए की यूटिलिटी हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, 1 रुपए की फिक्स रहेगी तो 100 रुपए से जितनी यूटिलिटी हमेशा मिल रही है उतनी रहेगी, ना तो कभी बढ़ेगी ना तो घटेगी। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक अवार्ड जीत। क्या बेटा? आप एक अवार्ड जीत, और उस अवार्ड में आपका नाम क्या है बेटा? तो हरिओम को 10,000 रुपए में, अवार्ड में कितना मिला हरिओम को? 10,000 रुपए। और वो 10,000 रुपए लेके शॉपिंग करने जाता। हमारा नाम भी हरिओम, हरिओम क्यूब। तभी वो वाला हरिओम, कैप वाला हरिओम, कहा गया TI। और TI में जाके शॉपिंग करने घुसा। उसकी जेब में कितने रखे हुए? 10,000। रईस से एकदम राजा के समान घुस। और उसके बाद में जाता है पैंटलून और तबियत से शॉपिंग कर। उसके बाद बिलिंग काउंटर पे जाता है, उसके पास में बचे 9,700, सॉरी 9,700 का बिल बनता है। उसके पास में कितने रुपए बचे? 300 रुपए। ठीक है। अब हरिओम चिंता में, बोले अरे यार, मुझे तो बर्गर भी खाना था, मुझे तो ये मैकडी का आइसक्रीम भी खाना था, मैक फ्लरी। उसके बाद तो मुझे घर जाने का किराया भी चाहिए था। अब बताओ हरिओम कैसा फील कर रहा होगा? कड़की का अनुभव कर रहा होगा। तो हरिओम के पास में 300 रुपए, एक 200 रुपए का नोट है, एक 100 रुपए का नोट। स्टार्टिंग में जब वो 10,000 रुपए लेके घुस रहा था, उस समय 100 रुपए की अहमियत ज्यादा थी उसके मन में कि अब क्योंकि पैसा खत्म हो गया। पहले 10,000 था, केवल 300 रुपए। तो बेटा पहले 100 रुपए का इंपॉर्टेंस कम था, अब 100 रुपए का इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। मार्शल का लॉ फेल। मार्शल ने बोला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो एक झटके में फेल हो गया। तो आजकल के इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? सब बकवास है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, कंज्यूमर सरप्लस गलत है। कंज्यूमर सरप्लस को रुपये के रूप में समझ पाए बेटा? कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट कौन से कमोडिटी या कब कब होता है? कौन से प्रकार की कमोडिटी में हाईएस्ट होता है? बोलते हैं नेसेसिटीज में। क्योंकि नेसेसिटीज के लिए तो आप कुछ भी देने को तैयार हो जाते हो। तो नेसेसिटी का कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है बेटा? नेसेसिटीज का कंज्यूमर सरप्लस द हाईएस्ट एंड दैट इज। बेटा कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट गवर्नमेंट कैसे यूज करती है?
गवर्नमेंट इसका फायदा कैसे उठाती? जिसमें सरप्लस ज्यादा मिलेगा गवर्नमेंट उसमें टैक्स बढ़ा देती, और जिसमें सरप्लस ज्यादा मिलता है प्राइवेट सेक्टर उसमें कीमतें बढ़ा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 करो। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? अल्फ्रेड मार्शल। 18th करो। व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी? जीरो। सेटाइटी मतलब वो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? 21 करो। मार्जिनल यूटिलिटी इज अप्लाइड इन, और 22 करो। कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 23, the law of diminishing marginal utility is seen under which approach? लो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 करो। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग when mu becomes negative। जब mu जीरो है तब तो टीयू मैक्सिमम है बेटा, तो टीयू कब गिरेगा? जब mu अपना नेगेटिव हो जाए, और अगर mu जब जीरो रहेगा तो टीयू तब वो अपने हाईएस्ट पे रहेगा। (43) when total utility is increasing at a diminishing rate then mu is, टीयू डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। टीयू डिमिनिशिंग रेट से कब तक बढ़ता है? जब तक एमयू डिमिनिश होता है। एमयू गिरता है तो टीयू डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। एमयू जीरो होता है तो वो मैक्सिमम होता है। जो नेगेटिव होता है तो वो लगता है। 49th बेटा, ऑल वॉन्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर, ना तो सारी वॉन्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंस की होगी, ना ही इमीडिएट की होगी, और ना ही फिक्स की। ठीक बेटा, ये करना तो 51। आफ्टर बोला है, एट तो नहीं बोला है, उसके बाद बोला है। तो सैचुरेशन पॉइंट में एमयू जीरो रहता है, उसके बाद एमयू नेगेटिव होता है। एमयू नेगेटिव होगा तो टीयू गिरेगा। कर लिया हमने, और क्या? 61, 61 और 62 दोनों कर। गुड मिताली, मिताली 61 का बेटा आंसर बताओ। क्या बेटा? डी फॉर दिल्ली। देखो ये अभी जो मैं आपको समझा रही थी ना लास्ट में कि कंज्यूमर सरप्लस को प्राइस के रूप में क्यों नहीं नाप सकते, तो बेटा वो जब घुसा था तो 10,000 रुपये लेके गया था। जैसे जैसे शॉपिंग की तो स्टॉक ऑफ मनी उसका कम हुआ, और स्टॉक ऑफ मनी कम हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी चेंजेस एज परचेजेस आर मेड। ये करेक्ट बोल रहा है क्या? हाँ। एंड द स्टॉक ऑफ मनी विद द कंज्यूमर डिक्रीजेस। करेक्ट, तो 1 and 2 आर करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपये लेके गया था, जैसे जैसे परचेसिंग करता गया क्या स्टॉक ऑफ मनी गिरा, 300 बचा ना, और स्टॉक ऑफ मनी गिरेगा तो एमयू बदलेगा कि नहीं? यू बढ़ गया। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आ करें, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। तो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट द कार्डिनल अप्रोच। अब नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच।
ऑर्डिनल का ऑर्डिनल दिया था हिक्स एंड एलन ने, और वो एक वर्ड से बना था जिसका नाम है ऑर्डर। तो जिसको नाप तो नहीं सकते लेकिन ऑर्डरिंग कर सकते, सीक्वेंसिंग जमा सकते हैं, ये जान सकते हो फर्स्ट पे क्या, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या एंड फोर्थ पे। तो जब ये ऑर्डिनल कंसेप्ट समझाया तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब, और एक्चुअली इनडिफरेंस मतलब नो डिफरेंस। इनडिफरेंस क्या होता है? नो डिफरेंस। तो इसका मतलब आपको जो कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है ना, आपको नहीं फर्क पड़ रहा है कि आपको कौन सा वाला मिल रहा है। जैसे स्कूल में 15 अगस्त के दिन में मिठाई बंटती थी, छोटे छोटे पैकेट्स में शायद लड्डू बंटता होगा, हर लड्डू का शेप साइज कलर सब सेम होता है। तो आपको फर्क पड़ता है क्या पहला लड्डू मिले कि 10वां लड्डू मिले? यू आर डिराइविंग द सेम सेटिस्फैक्शन। तो सारे लड्डू के प्रति योर एटीट्यूड इज इनडिफरेंट। ठीक है? तो बेटा देखो, कोई भी इकोनॉमिस्ट जब अपना लॉ समझाता है तो पहले वो अजम्पशंस ले। ठीक है? जैसे मार्शल ने 4 अजम्पशन लिए, हिक्सन एलन ने भी 4 अजम्पशन। फर्स्ट वाला सेम है, रैशनल। पूरे इको में कंज्यूमर को मानते हैं रैशनल। तो इसने भी क्या बोला बेटा, कंज्यूमर हमारा कैसा है? रैशनल। दूसरा बोलता है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब वही है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। पसंद नापसंद के आधार पर उसको अरेंज कर सकते हैं। बेटा थर्ड बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मैं समझाती हूँ, पहले फोर्थ वाला देख लो। प्रेफरेंसेस आर कंसिस्टेंट एंड ट्रांजिटिव। बेटा कंसिस्टेंट मतलब एक, प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट मतलब, बेटा आपको सबसे ज्यादा कौन सा कोल्ड ड्रिंक पसंद? माजा। तो मैंने 3 लिखा, एक मैंने लिखा माजा, दूसरा मैंने लिखा पेप्सी, और तीसरा मैंने लिखा कोक। ठीक है? तो बेटा सपोज उसने मुझे बोला कि उसको माजा पेप्सी से ज्यादा पसंद है और उसको पेप्सी कोक से ज्यादा पसंद। ठीक है? तो आज उसने बोला मुझे सबसे ज्यादा माजा पसंद है, कल पूछा तो भी माजा, परसों उसने कोक बोल दिया, तो हम इसको ऑर्डिनल कंसेप्ट में नहीं ला। प्रेफरेंसेस कैसा होना चाहिए? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एकदम एक, जो ना बदले, जब भी पूछूं तो वो माजा ही बोले। अब मैं ट्रांजिटिविटी समझ, अगर उसने बोला कि माजा मुझे पेप्सी से ज्यादा पसंद है और पेप्सी मुझे कोक से ज्यादा पसंद, ठीक है, तो बच्चों माजा और कोक में उसको क्या ज्यादा पसंद? माजा। इसको ट्रांजिटिविटी। माजा उसको पेप्सी से ज्यादा पसंद है, पेप्सी उसको कोक से ज्यादा पसंद है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, माजा और कोक में माजा ही ज्यादा होगा। तो ये वर्ड ट्रांजिटिविटी। आप एक बार में दो को ही कंपेरिजन, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते। तो अगर वो कंसिस्टेंट है और वो ट्रांजिटिव है तो हम बोल पाएंगे ना, फर्स्ट पे माजा आई, सेकंड पे पेप्सी आया और थर्ड पे कोक आया, तो उसको हमने एक ऑर्डर में जमा लिया। तो पहले वाले सेकंड वाले में हमने क्या बोला था कि ये ऑर्डिनल कंसेप्ट है, नाप तो नहीं सकते, प्रेफरेंसेस के आधार पे जमा रहे। तो फोर्थ पॉइंट बताता है प्रेफरेंसेस कैसे हो। तो प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट हो मतलब एक जैसा हो, और क्या ट्रांसिटेंट, वो क्या हो? ट्रांजिटिव हो, मतलब हम उसकी ऑर्डरिंग करें। अब हम पढ़ेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हो। इसको समझने के लिए मानो हमने कुछ कॉम्बिनेशंस लिए, कॉम्बिनेशंस है ए बी सी डी, फिर आप 4 कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन किसका है? सपोज टी है और साथ में बिस्किट। ठीक है, चाय है और बिस्किट। अब वो चाहता है कि चारों के प्रति इनडिफरेंट रहे। चारों के प्रति क्या रहे बेटा? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा हो। तो सपोज एक कप चाय के साथ में उसको 12 बिस्किट, क्या बेटा एक कप चाय के साथ में कितने बिस्किट दिए? 12। तो उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। अब वो चाहता है कि जितना सेटिस्फैक्शन मुझे ए कॉम्बिनेशन मिला उतने ही बी से मिले। तो अगर मैं चाय और बिस्किट दोनों को बढ़ा दूंगी तो क्या सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना। और दोनों को कम कर दूंगी तो कम हो जाएगा। मोर द क्वांटिटी मोर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
तो अगर आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहते हो तो एक ही तरीका है, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम कर, एक को बढ़ाओ दूसरे को कम करो। अब बेटा ये सब्जेक्टिव है, किसी एक व्यक्ति के लिए है, उसको एक कॉम्बिनेशन से जितना सेटिस्फैक्शन मिला उतना ही। अब बेटा 3 कप चाय, अब बेटा पहली बार 1 कप चाय लेने के लिए कितने बिस्किट्स को सैक्रिफाइस किया? 1 कप चाय लेने के लिए कितने बिस्किट्स का सैक्रिफाइस किया? इसी को बोलते हैं एम। फर्स्ट यूनिट का नहीं निकलता है, यहाँ पे निकला, सेकेंड कॉम्बिनेशन से निकला, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कप चाय लेने के लिए उसको 5 बिस्किट कम ना करना पड़ा। इसका मतलब 5 बिस्किट को सब्सटीट्यूट किया उसने 1 कप ऑफ टी के साथ में। उसके बाद में थर्ड कॉम्बिनेशन, अब पहले तो उसने एक झटके में 5 बिस्किट दे दिए, अब तो उसके पास में 7 ही है, अब वापस से 5 दे देगा क्या? अब उसको लगेगा यार मेरे पास में पहले कम। उसने बोला कि नहीं नहीं, एक काम करो तुम 3, तो खुद के पास में कितने रखे? 4 बिस्किट। अब उसके पास में केवल 4 बिस्किट्स है, एक एडिशनल कप चाय लेने के लिए उसने बोला 2 बिस्किट से ज्यादा नहीं। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी, मार्जिनल मतलब एक एडिशनल। देखो चाय एक एडिशनल यूनिट से ही लगातार बढ़ रहा है, और चाय को एक एडिशनल यूनिट से बढ़ाने के लिए अपने बिस्किट्स को, दूसरी कमोडिटी को कितना कितना कम गया, तो अपन क्या बोलते हैं? तो एमआरएस की वैल्यू देखो, पहली बार 5, फिर 3, फिर 2, एमआरएस क्या हो रहा है बेटा? डिमिनिश हो रहा है। तो यही वाला कैरेक्टर है डिमिनिशिंग एमआरएस। ठीक है, अब उसको जितना सेटिस्फैक्शन ए से मिल रहा है उतने ही बी से, उतने ही सी से, और उतने ही डी से। ठीक है, और उसके पास में 2 कमोडिटीज है, टी एंड बिस्किट्स। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। बेटा एक्स एक्सेस में चाय लिखोगे कि बिस्किट्स लिखोगे? कुछ भी लिखते हैं, लेकिन हमारे इको में रूल रहता है, जिसको मार्जिनली बढ़ाते हैं उसको एक्स एक्सेस। तो आप टी को मार्जिनली बढ़ा रहे हो तो टी को आप यहाँ लिखोगे, और बिस्किट्स को कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे चाय की मात्रा बढ़ रही है बिस्किट्स की क्वांटिटी कम हो रही है। हाउ इज द रिलेशन? इनवर्स होगा तो शेप ऑफ द कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। तो जो आईसी का कर्व रहता है दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको हम बोलते हैं आईसी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, टी और बिस्किट का कॉम्बिनेशन बता रहा है, एंड एवरी पॉइंट ऑन द कर्व शोज द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसके हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसा है? ठीक है बेटा, तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व हमेशा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन ना केवल कैरेक्टर नहीं पूछेगा, लॉजिक भी। तो व्हाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? इनवर्स रिलेशन। नीचे गिरने के पीछे एमआरएस का कोई रोल नहीं रहे, नीचे गिरना या ऊपर गिरना वो डिपेंड करता है डायरेक्ट रिश्ता है कि इनवर्स रिश्ता। तो फर्स्ट कैरेक्टर सेज IC is downward sloping from left to right. Why is that so? Because of inverse relation. ठीक है बेटा, ये ओरिजिन है। जब हमने ओरिजिन से इस कर्व को देखा तो कर्वेचर, गोलाई नजर आए। ऐसे शेप को हम क्या पुकारा करते? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्वेक्स। तो ये जो IC होता है ना, इंडिफरेंस कर्व, वो ओरिजिन के टुवर्ड्स हमेशा कॉन्वेक्स होता है। क्यों कॉन्वेक्स होता है? क्यों कॉन्वेक्स होता है? बिकॉज ऑफ, बट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआर। 3 केसेस बता रहे हो, आप जॉट डाउन कर लेना। अगर एमआरएस डिमिनिशिंग होगा, अगर एमआरएस डिमिनिशिंग होगा तो आईसी वुड बी कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। एमआरएस डिमिनिशिंग है तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन।
बच्चों एमआरएस अगर इंक्रीजिंग हुआ तो कॉनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर एमआरएस कांस्टेंट हुआ तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो नीचे की तरफ आएगा ये इनवर्स रिश्ते के कारण, कौन से शेप में आएगा ये एमआरएस बता। अभी हमारा एमआरएस घटता हुआ आया तो वो ओरिजिन के प्रति कॉन्वेक्स आएगा, लेकिन अगर एमआरएस बढ़ता हुआ आ जाए तो आना नहीं चाहिए, एक्सेप्शन बोलते हैं, तो क्या आएगा कॉनकेव। और कभी एमआरएस कांस्टेंट रहे तो कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जा, ये वाला बॉक्स एक बार दिख के जा। अभी कोई कंफ्यूजन बेटा? तो हम आईसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर होता है कि आईसी कैसा शेप का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड बोलते हैं इट्स कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। लेकिन बच्चे इसमें कुछ स्पेशल केसेस हो, दो स्पेशल केसेस हो, एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। गुड। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होगा तो एमआरएस कांस्टेंट हो, और अगर एमआरएस कांस्टेंट होगा तो आईसी का शेप कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का कर्व है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में आप सॉल्ट ले सकते हो, एक टाटा सॉल्ट है, एक निरमा सॉल्ट है। तो जब आप इसका आईसी बनाओगे तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जो एमआरएस आएगा वो कैसा आएगा कांस्टेंट। जबकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर हुआ, ये वापस से आईसीआई का फेवरेट, तो इसका शेप कैसा आएगा एल शेप। इसको या तो एल शेप बोलते हैं या फिर राइट एंगल्ड कर्व बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, whenever the goods are perfect complements, तो आईसी का शेप कैसा होगा एल शेप, या फिर क्या बोलेंगे एल शेप के अलावा और राइट एंगल्ड कर्व। ठीक है बेटा, और इसका एमआरएस अनडिफाइंड, एमआरएस आप निकाल ही नहीं सकते, कैसा होता है अनडिफाइंड। ठीक है, ये दोनों स्पेशल केसेस देख के जाओ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आईसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा था दैट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। बेटा थर्ड, हायर द आईसी हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ऊंचा आईसी उतना ज्यादा क्वांटिटी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर बोलता है कोई भी दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? मानो इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बेटा ए पॉइंट पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है कि बी पे? ए पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन की बी पे? दोनों आईसी वन के ऊपर मौजूद है ना, तो सेटिस्फैक्शन के टर्म्स में देखोगे तो ए इक्वल टू बी बराबर। अब बताओ ए पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है कि सी पे? दोनों में बराबर है। क्यों? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ए इक्वल टू सी दोनों आईसी टू पे लाई कर रहा है। सेम आईसी के ऊपर लाई करने का तात्पर्य होता है सेम सेटिस्फैक्शन का स्तर। तो ए और बी का सेटिस्फैक्शन सेम, ए और सी का सेटिस्फैक्शन सेम। इन दोनों इक्वेशन में देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी, राइट? लेकिन अभी इसके पिछले वाला कैरेक्टर हमने बोला था हायर द आईसी, तो बेटा आईसी टू तो आईसी वन के ऊपर ना नजर आ रहा है, तब तो सी बी से बड़ा होना चाहिए, या बोलो तो बी सी से छोटा होना चाहिए। तो कभी बोलते बी सी से छोटा होगा, कभी बोलोगे बी सी के बराबर होगा, या दोनों साथ में हो सकता है। ये सब गड़बड़ क्यों हुई? आपको पहले ही बोला था इंटरसेक्ट मत करवाओ, आपने। तो कोई भी दो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर, तो क्या पैरेलल होता है? पैरेलल होता है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगा फॉर श्योर, लेकिन दे
might be parallel, they may not. Okay? फिर बेटा आपने देखा आईसी को ना तो हम कभी एक्स एक्सिस से टच करवा रहे हैं ना तो वाई एक्सिस से, ऐसा क्यों? नहीं, उसका एमआरएस से कोई लेना देना। हाँ, दोनों में से कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती। देखो बच्चे, अगर आपने ये आईसी का कर्व बनाया और इसको एक्स एक्सिस से टच कर, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ और यहाँ पे वाई की क्वांटिटी लिखी हुई है, तो अगर यहाँ पे छुआ मतलब वाई कमोडिटी जीरो है, तो इसका मतलब एक ही कमोडिटी है। क्या आप जानते हो बेटा? एक्स एक्सिस को छूने का मतलब वाई जीरो, वाई एक्सिस को छूने का मतलब एक्स जीरो, मतलब एक ही कमोडिटी का आईसी बना रहे हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो टोटल 5 कैरेक्टर्स, कैन यू रिपीट देम? फर्स्ट कैरेक्टर आईसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एमआरएस होगा कांस्टेंट। अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो एल शेप, एमआरएस होगा अनडिफाइंड, इनडिटरमिनेट। फिर अगला, higher the IC, higher is the level of satisfaction. Any two ICs cannot intersect each other. And fifth वाला, IC ना तो कभी x एक्सिस को छुएगा ना ही कभी y एक्सिस को। बेटा अगला वाला कंसेप्ट बता रही हूँ, वो है बजट लाइन। बेटा अभी मैंने बताया ना यश, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते? इंटरसेक्ट अगर करेंगे ना तो कुछ गड़बड़ रिजल्ट आ जाता है। एक बार b इक्वल टू सी आ जाता है, एक बार c ग्रेटर देन b आ जाता है। ऐसा तो दोनों की दोनों एक साथ नहीं हो सकता। काव्य, हाँ फर्स्ट डे ऐसा हो गया था कि हिंदी का पेपर गलती से डल गया था, दोनों डलने के बजाय, लेकिन कल मैंने रेक्टिफाई करवा दिया था। काव्य, कल आपका 7:30 से 8 बजे था बेटा पेपर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और 8 से 8:30 था थ्योरी ऑफ डिमांड का। आज हो जाएगा थ्योरी ऑफ सब, दोनों डाल दूँ, थ्योरी ऑफ सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर डाल दूँ? तो 7:30 से 8 दे दो सप्लाई का, और 8 से 8:30 दे दो कंज्यूमर बिहेवियर। तो कल रिलैक्स कर लो, कल टेस्ट नहीं देना। फिर हम मंडे को मिलेंगे, प्रोडक्शन पढ़ाऊंगी सवेरे, प्रोडक्शन का टेस्ट दे देना शाम को। ठीक है, तो सब कोई सुन लो बच्चों जो भी यूट्यूब में कनेक्टेड हो। 7:30 से 8 इंग्लिश में भी डालूंगी टेस्ट, हिंदी में भी डालूंगी टेस्ट। 7:30 to 8 रहेगा थ्योरी ऑफ सप्लाई, 8 to 8:30 रहेगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या अपलोड नहीं हुए थे? तो आप लोग को एक ऐप दिया होगा, टेस्ट अलग होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूसरे में जाते हैं। देयर आर टू डिफरेंट ऐप्स, दैट इज अ स्पेशल ऐप फॉर टेस्ट। तो अभी क्लास के जस्ट बाद में यू कॉन्टैक्ट सम आईटी पर्सन, वो आपको बता देंगे टेस्ट के लिए देयर इज अ डिफरेंट ऐप। अच्छा ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का दोबारा करवा दूंगे। अब हम पढ़ रहे हैं बजट लाइन। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ, तो सुनना बच्चों। देखो बजट लाइन का मतलब क्या होता है? तो इसमें एक अजम्पशन लिया जाता है कि सपोज कोई व्यक्ति अपनी पूरी इनकम केवल दो वस्तुओं पे खर्च कर रहा है। सपोज कोई व्यक्ति अपनी पूरी इनकम केवल दो वस्तुओं पे खर्च कर रहा है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते? इमेजिन करो व्यक्ति के पास में 100 रुपीज, और वो दो चीजें खरीद रहा है। एक खरीद रहा है कॉफी, और दूसरा खरीद रहा है समोसा। ठीक है, क्या क्या खरीद रहा है? कॉफी एंड समोसा। कॉफी आ रही है 10 रुपए की, और समोसा आ रहा है 20 रुपए। ठीक है, और उसके पास में टोटल कितने रुपए बचे? 100 रुपए। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते। अगर कॉफी एक कप लेता है, ठीक है, तो समोसा कितना ले पाएगा? उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे टी लिख देते। हाँ बेटा बोलो, अगर वो एक समोसा लेता है बंदा, तो कितने रुपए खर्च हो गए? तो कितने बचे? तो कितनी कॉफी पी पाएगा?
अगर वो 2 समोसा लेगा तो ठीक है, 3 समोसा लेगा तो, 4 समोसा लेगा तो, 5 समोसा लेगा तो, और समोसा ही नहीं खाएगा तो, यही वाले कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एन एफ, दीज आर द कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन कम डाउन। अब इसको अगर प्लॉट करोगे तो समोसा और कॉफी में हाउ इज द रिलेशन, समोसा और कॉफी में हाउ इज द रिलेशनशिप, इनवर्स। बच्चों देखो, आईसी कर्व को बोलते थे किसी भी एक्सेस से टच नहीं करेगा, इसमें हम अलाउ करते हैं। okay? तो बजट लाइन हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों एक्सेस को टच करती है। ठीक है, हमने एक्स एक्सेस में लिखा है समोसा और वाई एक्सेस में लिखा है कॉफी। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी इनकम केवल 2 कमोडिटीज में खर्च करता है तो जो भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं उसको प्लॉट करने पे ये लाइन बनती है जिसका नाम होता है बजट लाइन। ठीक है, इसके और भी 2 नाम होते हैं, क्या क्या होते हैं, प्राइस लाइन, एक और नाम होता है, बोलो कौन सा, द कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। प्राइस लाइन, बजट लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगी, देखो क्यों बच्चों, ए पे ज्यादा खर्चा किया है कि बी कि सी पे। ठीक है, बजट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है ना, ए बी सी डी जेड वाई जो भी है, इक्वल खर्च, इनफैक्ट पूरा पैसा खर्च, जब पूरा पैसा खर्च कर देते हो तो ऑन द बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर का पॉइंट मतलब पैसा भी बाकी है, पूरा पैसा खर्चा नहीं किया, और बाहर का पॉइंट मतलब अनअटेनेबल। ठीक है, तो क्या क्या बोला बेटा मैंने बजट लाइन के ऊपर, कि बजट लाइन जो होता है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है, दोनों एक्सेस को टच करता है, बराबर। अब पॉइंट ऑन द बजट लाइन मतलब पूरा पैसा खर्च हो गया, इनसाइड द बजट लाइन मतलब पैसा भी बाकी है, और बजट लाइन के बाहर मतलब अनअटेनेबल। अच्छा, ये बजट लाइन किस किस पे डिपेंड करती, बजट लाइन किस किस पे डिपेंड करता है, इसको ड्रॉ करने के लिए हमको समोसे की कीमत मालूम होना जरूरी था, कॉफी की कीमत और 100 रुपए है, ये मालूम होना जरूरी है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई एंड इनकम ऑफ द पर्सन, ये 3 लोगों पे निर्भर करेगा। अब जो मैं समझाने जा रही हूँ ये थोड़ा सा अटेंटिवली सुनना बेटा। तो ये अपनी बजट लाइन, यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैंने गुड एक्स लिखा और इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, गुड वाई, और ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, और सपोज एक्स का वो क्यू एक्स पीसेस खरीद पा रहा है और वाई का वो क्यू वाई पीसेस खरीद पा, और हमें मालूम है बजट लाइन एक्स गुड की प्राइस वाई गुड की प्राइस और इनकम पर निर्भर करती है। मानो एक्स गुड की प्राइस कम हो गई, द प्राइस ऑफ गुड एक्स रिड्यूसेस, क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्स सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, तो जितना अमाउंट पहले खर्च किया करता था उसी अमाउंट में ज़्यादा खरीद पाएगा, तो पहले वो क्यू एक्स खरीद पाता था अब वो क्यू एक्स वन खरीद पाएगा, जबकि वाई की तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है ना, तो आपकी बजट लाइन है ना राइट टूवर्ड रोटेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, वो राइट टूवर्ड रोटेट हो जाएगी, बराबर। ये तो तब हुआ जब एक्स सस्ता हो, अगर वाई सस्ता होता तो क्या होता, तो अगर वाई सस्ता होता तो उसका भी कर्व बना लेते, तो पहले बजट लाइन ये था, ठीक है, इसका क्यू एक्स खरीदते थे इसका क्यू वाई खरीदते थे, अब वाई सस्ता हो जाएगा तो वाई ज्यादा खरीदोगे, क्यू वाई वन, इसको तो उतने ही खरीदोगे, तो वापस से बेटा देखो राइटवर्ड रोटेशन हो,
जब भी कोई एक गुड ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो देयर वुड बी अ राइटवर्ड रोटेशन ऑफ बजट। समझ आए? एक्स सस्ता होगा तो एक्स के साइड में रोटेशन होगा राइटवर्ड, वाई सस्ता होगा तो वाई एक्सिस पे राइटवर्ड रोटेशन हो। और अगर कोई एक गुड महंगा हो जाता तो उल्टा हो जाता, सेम कर्व में बना दूं। तो अगर ये महंगा हो जाता तो एक्स आप कम खरीद पाते, कम खरीद पाते तो कहाँ पे आते, लेफ्टवर्ड। ठीक है, वाई के साथ में भी ऐसे होता, वाई अगर महंगा हो जाता तो वाई कम खरीद पाते, तो वाई एक्सिस में लेफ्टवर्ड आ जाता। Did you get it? तो जब भी प्राइस में कोई चेंज होता है ना, तो राइटवर्ड लेफ्टवर्ड रोटेशन होता है। सस्ता, देखो गिवन में कभी भी राइट काम करोगे तो आगे बढ़ो, बोलो गिवन में राइट काम करोगे तो आगे बढ़ो। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर पाओगे, बढ़ना मतलब राइट वर्ड, और तभी ना ज़्यादा खरीदेंगे जब सस्ता हो। तो किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो देयर वुड बी राइट वर्ड रोटेशन। एक्स सस्ता होगा तो एक्स एक्सेस पे, वाई सस्ता होगा तो वाई। डिड यू गेट इट? लेकिन बेटा बजट लाइन तो तीन बातों पे डिपेंड करती थी, प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई, और इनकम पे भी तो निर्भर करती थी ना। अब बताओ इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये देखो, हमने बोला दिस इज योर गुड एक्स, दिस इज योर गुड वाई, दिस इज योर ओरिजिनल बजट लाइन। अब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाएगी तो एक्स ज्यादा खरीदेगा कि वाई? दोनों। तो फिर बजट लाइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरेलल टू द प्रीवियस। तो जब भी बंदे की इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हो। ठीक है, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और इसी प्रकार से इनकम अगर उसकी कम हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन किसी भी दिशा में शिफ्ट हो वो हमेशा पैरेलल शिफ्ट हो। गॉट इट बेटा? तो मैं आपको एक सवाल दे रही हूँ, ट्राई दैट आउट। 96th क्वेश्चन। ए, सबका ए। क्लास बधाई की पात्र है, सबका आंसर हमेशा सेम होता है। पूरी क्लास का सेम है? मेरे ख्याल से आंसर वाज बी। लेट्स सी। तो हम सम को ध्यान से पढ़ते हैं। तो व्हाट डज इट से? दिस इज द पॉइंट ओ, लेट ओ वाई रिप्रेजेंट गुड ए, ओ एक्स रिप्रेजेंट्स गुड बी। ठीक है, हम बजट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। दिस वाज द बजट लाइन। एक्स का क्यू एक्स खरीद रहे थे, सॉरी ये क्यू बी खरीद रहे थे, और यहाँ पे क्या था, क्यू ए खरीद रहे थे। नाउ द प्राइस ऑफ गुड बी इंक्रीजेस, बी महंगा हो गया, तो आप बी ज़्यादा खरीदोगे कि कम? तो बी हम कम खरीदेंगे। देखो बी की मात्रा हमने गिरा दी। ठीक है, तो देखो कोई भी प्राइस बढ़ेगी तो हमेशा लेफ्टवर्ड रोटेशन होता है, तो ऐसे भी राइट तो हो ही नहीं सकता था। तो लेफ्टवर्ड कौन से एक्सेस पे हुआ, ओ एक्स एक्सेस। याद रखना बेटा, प्राइस बढ़ना मतलब क्वांटिटी कम होना, प्राइस कम होना मतलब क्वांटिटी का बढ़ना, और बढ़ना मतलब राइटवर्ड, घटना मतलब इट्स ऑलवेज लेफ्ट। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, उसी को लेके फॉलो कर। बच्चों देखो,
एक बजट लाइन ड्रॉ करके रखिए ए बी, कैन यू सी? अब सपोज कुछ पॉइंट्स मैंने बना दिए, कौन कौन से पॉइंट्स है? ये सारे पॉइंट्स हैं। तो बजट लाइन ए बी है और आपको 3 आईसी नजर आ रहे, IC1, IC2, IC3। हमारा कंज्यूमर कौन से पॉइंट को पाना चाहेगा? बोलो हरिओम, फर्स्ट बेंच वाला हरिओम। हमारा कंज्यूमर कौन से पॉइंट को पाना चाहेगा? कौन से बिंदु का? हमारे पास में 5 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, FD, CE और M। C को पाना था, M को चाहेगा। देखो ना, हायर द आईसी हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सबसे हायर आईसी कौन सा है? IC3। तो हमारा कंज्यूमर तो M पॉइंट को पाना चाहेगा, लेकिन क्या वहां तक वो पहुंच पाएगा? क्यों? बजट लाइन उसको नीचे खींच लेगी। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि आईसी तो बेटा एक ख्वाबों की दुनिया, आईसी प्राइस नहीं देखती और ना ही आईसी अपनी कैपेसिटी देखती। आईसी केवल टेस्ट प्रेफरेंसेस पे डिपेंड कर। तो वो पाना चाहता था M पॉइंट, लेकिन बजट लाइन ने उसको याद दिलाया कि बेटा मत दब मारो, पहुंच नहीं पाओ, क्योंकि पूरे पैसे खत्म हो गए ए बी के ऊपर। ठीक है, क्या वो F पॉइंट ले सकता है? ले तो सकता है, लेकिन F पॉइंट बजट लाइन के अंदर है, मतलब और पैसे बचे हैं तो सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो M उसको रिजेक्ट कर देता है, ये F को रिजेक्ट कर देता है। बचे 3 पॉइंट्स, B, C और E। किसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है? सेम हो रहा है, क्योंकि दैट इज ऑन द सेम बजट लाइन। जितना खर्चा डी पे उतना ही सी पे उतना ही ई पे। अब खर्चा तो सेम हो रहा है, तो चुनेगा किसको? तीनों में सेम खर्चा हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो डी और ई तो IC1 पे है, मतलब लोअर आईसी पे है। तो अगर सेम खर्चे में आप सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हो तो वो तो सी पॉइंट है, तो वो किसको चुनेगा? सी पॉइंट। और यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द स्टेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब आता है बच्चों when the budget line works as a tangent on IC। कब आता है? when the budget line works as a tangent on IC। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में वो सी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे आ चुका। ठीक है, अब बेटा सी पॉइंट पे आप ध्यान से देखो, बजट लाइन मैंने बोला एक टैंजेंट के रूप में काम कर रहा है, मैंने एक बिंदु पे छूते हुए निकल रहा है। तो कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, या फिर एक लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे दोनों का स्लोप बराबर रहता है। क्या बेटा? दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों, स्लोप ऑफ IC becomes equal to the slope of budget line। क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ IC becomes equal to the slope of budget line। ठीक है, तो IC का जो स्लोप होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं? MRS/XY। इसी का दूसरा नाम होता है MUX/MUY। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेशियो होता है ना, वो IC का स्लोप होता है। ये दोनों IC का स्लोप इक्वल टू, ये बजट लाइन के स्लोप के बराबर होगा। ट्रू। तो बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइसेस का रेशियो, PX/PY। देखा बच्चों, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब आता है जब बजट लाइन टैंजेंट का काम करता है IC के। जिस पॉइंट को वो छूता है वहां पे दोनों का स्लोप होता है बराबर। तो स्लोप ऑफ IC स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर रहता है। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला MRS/XY इज इक्वल टू MUX/MUY, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो, इसका स्लोप, और PX/PY बजट लाइन का स्लोप। डिड यू गेट इट?
देखो हाउ डू दे आस्क द क्वेश्चन। दिसंबर 20 के क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। 94th करो। Puru wants to buy a new laptop for 60,000 and he gets the laptop for 55,000. कंज्यूमर सरप्लस कितना है? वो देना चाहता था 60,000, देना पड़ा 55,000, सरप्लस कितना 5,000। अगर एल शेप्ड कर्व है तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, ये तो हमने कर ही लिया। 97 करो। इनडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? ऑर्डिनल। ऐसी किस में पड़ा? ऑर्डिनल। अगर दो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है तो हाउ इज द शेप? एल शेप। 99th करो बेटा। कंज्यूमर सरप्लस किससे बोलोगे? कौन सा? बी। कितना वो देना चाहता था माइनस कितना देना पड़ा। एमयू निकालो बेटा, जब वो 4 से 5 में गया तो 80। एमयू क्या हो जाएगा इसका? डिफरेंस। तो 830 माइनस 750 कितना हो गया? 80। बेटा ये करो 114। Indifference curve slope downwards towards right, since more of one commodity and less of another results in same level of satisfaction. 115 करो। Indifference curve downward sloping straight line है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो, तब उसका एमआरएस कांस्टेंट आ जाता है। 120 करो। पीएल इज द बजट लाइन। पॉइंट के और एच क्या डिनोट करते हैं? कौन सा करेक्ट बेटा? और करवा दो। 110। Law of diminishing marginal utility is derived from which concept? लॉ ऑफ डीएमयू किससे डिराइव हुआ बेटा? गुड। एमयू से डिराइव हुआ। एमयू का दूसरा नाम क्या है? एडिशनल यूटिलिटी। 109 करो। यूटिलिटी के बारे में कौन सा गलत है स्टेटमेंट? हाँ, अपन ने तो बोला था यूटिलिटी, यूजफुलनेस एंड प्लेजर आर 3 डिफरेंट थिंग्स। एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का करवाऊं? वांट टू डू इट? क्या बेटा? कमोडिटी हैज यूटिलिटी इवन व्हेन इट इज नॉट कंज्यूम। करेक्ट है। सैटिस्फैक्शन कंजम्पशन के बाद मिलता है, यूटिलिटी तो कभी भी मिल सकती। देखो मैं इसका सम करवा रही हूँ, करो। With respect to property of indifference का which of the following statements is false? मैं गुड उठाओ। गुड आफ्टरनून। कौन सा? क्या पूछा था? false. Intersecting point of 2IC represent highest level of satisfaction. Increase in consumer surplus is likely to occur when? Which tool does the ordinal utility approach use to analyze consumer behavior? कौन सा बेटा? ऑर्डिनल बोला है। ऑर्डिनल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो क्या हम यहाँ पे समाप्त करें? जून 24 के क्वेश्चंस टेक अप इन द होमवर्क। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो यू कैन आस्क। तो आज की सभा समाप्त करें। क्या आपको ठीक से समझ में आया? यस। ऑनलाइन वाले बच्चे को समझ में आया? तो कमेंट में लिखना बेटा कैसा था एंड व्हाट एल्स डू यू नीड टू स्टडी। बेटा कल हम बिगिन करेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन।
मॉड्यूल के सीक्वेंस में ही पूरा पढ़ा रही हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक